हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। देखिए एमपीपीजीसीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज हमने स्टार्ट किया था, तो अब तक हम लोग एक पेपर सॉल्व कर चुके हैं। ये हम लोग दूसरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो कि एमपीजेई भोपाल का था। हमने इससे पहले एमपीजेई इंदौर का पेपर देखा, तो आप उसको भी देख सकते हो। यहाँ पर एमपीजेई भोपाल के पेपर में हम लोग ये तीसरा एपिसोड करने जा रहे हैं। अब तक 2 एपिसोड हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फिर देख लेते हैं जो 24 अगस्त 2018 को एमपीजेई भोपाल का क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, उसको सोल्यूशन के साथ देख लेते हैं कि कैसा पेपर आया था। राइट, सो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर है। अब तक टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन कर लिए थे, यहाँ से हम लोग 31st क्वेश्चन से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर्स इज जनरली यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन्स। तो पावर सिस्टम का ये जो क्वेश्चन है, हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कंडक्टर जनरली यूज़ किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन पर। तो हमें पता है, आप लोग जानते भी होंगे कि यहाँ पे ACSR कंडक्टर हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड कंडक्टर बोलते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको दिखा भी रखा है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड केबल। यहाँ पर बेसिकली जो इसके बीच में स्टील स्ट्रैंड्स यूज़ किए जाते हैं स्टील के, इसको स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए, और इसके चारों तरफ एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड्स लगे होते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का होता है, थोड़ा इसका वेट काफ़ी कम होता है और कॉस्टली भी नहीं होता है, और मीन्स कॉपर के कंपेरिजन में कॉस्टली नहीं होता है, और कोरोजन्स के का भी इस पर इफेक्ट नहीं होता है। तो इन्हीं सब वजहों से इसका यूज़ किया जाता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। राइट, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर का, इफ सैग ऑन ट्रांसमिशन इज इंक्रीज्ड द टेंशन विल। सो अगेन पावर सिस्टम का जो क्वेश्चन है हमको सैग से रिलेटेड, तो यहाँ पे सैग और टेंशन में हमको रिलेशन पता है। तो पूछ रहा है अगर सैग ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज्ड, मीन्स सैग जो होता है हमारा वो होता है WL² डिवाइडेड बाई 8T। आप लोगों को ये पता होगा, डायरेक्टली इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये पता भी होना चाहिए। राइट, तो अब यहाँ पर जो W है वो आपका क्या है, वेट है। ठीक है, वेट ऑफ द कंडक्टर है। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो T है वो टेंशन है, और L जो है वो आपका क्या है, लेंथ बिटवीन 2 पोल्स है। राइट, लेंथ बिटवीन जो 2 पोल्स होते हैं उनके बीच का लेंथ है। अब जैसे यहाँ पे 2 पोल होते हैं, राइट, तो कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पे ये सैग देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ बिटवीन 2 पोल्स ये L है, तो S इक्वल्स टू हमारा ये होता है। अब यहाँ से हम सिंपली देख सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइन में अगर सैग यहाँ पे बोल रहा है अगर इंक्रीज हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि जो टेंशन है वो हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। राइट, सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये सिंपली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था टेंशन सैग के। राइट, सो अगर हमारा सैग इंक्रीज हो रहा है तो टेंशन विल डिक्रीज। ओके, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर का, सिंक्रोनस कंडेंसर इज यूजुअली AN। तो सिंक्रोनस कंडेंसर जो होता है वो क्या होता है, देखिए बेसिकली क्या होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे अगर कोई एक जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है, तो सिंक्रोनस कंडेंसर की बात करें तो इसको हम लोग लगाते हैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए। राइट, और यहाँ पे लेट अस सपोज कि यहाँ पे कोई लोड है, तो इसका पावर फैक्टर अगर बहुत पुअर है तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बीच में एक सिंक्रोनस कंडेंसर लगाते हैं। ठीक है, तो सिंक्रोनस कंडेंसर यहाँ पे लगाते हैं, जो कि सिंक्रोनस मोटर ही होता है, बशर्ते वो नो लोड पे रन कर रहा होता है। ठीक है, वो नो लोड पे रन कर रहा होता है। इससे क्या होता है कि, और नो लोड पे तो रन करता ही करता है, और इसको हम लोग ओवर एक्साइटेड करते हैं। ठीक है, ओवर एक्साइटेड रखते हैं। ओवर एक्साइटेड रखने से क्या होता है कि ये हमारा लीडिंग नेचर का होता है, इसका जो पावर फैक्टर होता है वो लीडिंग नेचर का होता है। तो ये जो हमारा रिएक्टिव पावर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे लैगिंग रिएक्टिव पावर को ये क्या करता है, जनरेट करता है, और लोड पे जो डिमांड होता है लैगिंग रिएक्टिव पावर को, इसको फुलफिल करता है। हालांकि पहले जो लोड होता है वो यहीं जनरेटिंग स्टेशन से ही लैगिंग रिएक्टिव पावर को लेता है। ठीक है, एक्टिव पावर को भी लेता है और लैगिंग रिएक्टिव पावर को भी लेता है। लेकिन यहाँ पर ये जो हम सिंक्रोनस कंडेंसर लगाते हैं, मीन सिंक्रोनस मोटर अंडर नो लोड, और इसको ओवर एक्साइटेड कर देते हैं, तो ये इसको क्या करता है, लैगिंग रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करने लगता है, जिसकी वजह से इसका डिमांड फुलफिल हो जाता है और जो पावर फैक्टर होता है वो इंप्रूव हो जाता है। राइट, और ये अपने अंदर लेता है जो वो रिएक्टिव पावर लीडिंग, ठीक है, लीडिंग रिएक्टिव पावर को अपने अंदर लेता है और लैगिंग रिएक्टिव पावर को ये जनरेट करता है। राइट, तो ये सब चीज़ें हैं, आप सिंक्रोनस कंडेंसर में देख सकते हो। तो यहाँ पर जो सिंक्रोनस कंडेंसर होता है इज़ यूजुअली एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर का, पिन टाइप इंसुलेटर्स आर यूज्ड फॉर। तो पिन टाइप इंसुलेटर हम लोग यूज़ करते हैं किस लिए, तो ये होता है सिंपली लाइंस अप टू 33 kV। राइट, लाइंस अप टू 33 kV। तो जनरली आपसे पिन टाइप इंसुलेटर पूछ देता है, या फिर सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर पूछ देता है, और स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, सैकल टाइप इंसुलेटर। तो सैकल टाइप इंसुलेटर भी कहीं कहीं पे लिखा गया है कि ये स्ट्रेन टाइप जैसा ही होता है, कहीं कहीं पे पिन टाइप की तरह दिखाया गया है। तो वैसे जनरली इस पर मैं कंफर्म नहीं हूँ, कई बुक में कई पता नहीं क्या क्या दिखाता है, तो इसको आप लोग स्टैंडर्ड जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, अगर उसमें ऐसा पूछा हो तो आप उससे कंफर्म करें, क्योंकि कुछ भी ये दे देता है। ठीक है,
कई जगह ऐसे ऐसे डाटा हैं जो कि कई जगह पे अलग अलग दिए गए होते हैं। बट जो पिन टाइप होता है अप टू 33 kb ये बिल्कुल सही है। और सस्पेंशन टाइप जो होता है उसमें एक जो डिस्क होती है वहीं 11 kb की होती है, मतलब पर 11 kb तक के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसलिए इसको हम लोग 11 kb से लेकर के हाई वोल्टेज मीन 765 kb तक यूज़ कर सकते हैं। और जो स्ट्रेन टाइप होता है वो लेस देन 11 kb तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये और ये बिल्कुल सही है। बाकी इस पर आप लोग एक बार देख लेना, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा जो पिन टाइप इंसुलेटर होता है वो लाइन्स अप टू 33 kb। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर का, द लोड फ्लो सोल्यूशंस इज इसेंशियल फॉर। तो लोड फ्लो जो सोल्यूशन होता है वो किसके लिए इसेंशियल है। यहाँ पे देखिए जो लोड फ्लो एनालिसिस हम लोग करते हैं या लोड फ्लो सोल्यूशन हम लोग देखते हैं, बेसिकली जो भी हमारे पावर सिस्टम में हमारे जनरेटर लगे होते हैं, ठीक है, और जनरेटर जो लगे होते हैं जनरेट करने के लिए, ट्रांसफार्मर जो लगे होते हैं, अल्टरनेटर्स वगैरह, तो इनकी जो रनिंग है वो एकदम स्मूथ होनी चाहिए। उसके लिए हमको काफ़ी सारे चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। और जो जनरेशन हमारा हो रहा है वो एकदम ऑप्टिमम होना चाहिए, राइट। ऑप्टिमम जनरेशन होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, और जो लोगों की डिमांड है उसको फुलफिल होना चाहिए बिना किसी ओवरलोडिंग के, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं हम जो लोड फ्लो स्टडी करते हैं, ठीक है, लोड फ्लो एनालिसिस करते हैं, उनमें ये सब चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर जो आपको बताना है कि लोड फ्लो सोल्यूशन इज एसेंशियल फॉर, सो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है प्लानिंग द एक्सटेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग पावर सिस्टम फॉर मीटिंग इंक्रीजिंग लोड डिमांड। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग पावर सिस्टम नहीं बल्कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डिजाइनिंग अ न्यू पावर सिस्टम एंड प्लानिंग द एक्सटेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग वन फॉर मीटिंग द इंक्रीज लोड डिमांड, राइट। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। द लोड फ्लो स्टडी इज एसेंशियल फॉर डिजाइनिंग अ न्यू पावर सिस्टम एंड प्लानिंग द एक्सटेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग वन फॉर मीटिंग इंक्रीज लोड डिमांड। ओके, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर का, द पावर ट्रांसफर इन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज लिमिटेड बाय। तो जो पावर ट्रांसफर है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में किसके थ्रू लिमिट हो सकता है। तो एज वी नो दैट जो पावर होता है हमारा P इज इक्वल्स टू VR/VS डिवाइडेड बाई X साइन ऑफ डेल्टा, राइट, साइन ऑफ डेल्टा। तो यहाँ पर जो हमारा पावर ट्रांसफ़र होता है एक्टिव पावर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो वो किस पे डिपेंड करता है, किससे लिमिट हो सकता है। तो जो हमारा सेंडिंग एंड पे वोल्टेज होता है और रिसीविंग एंड पे वोल्टेज होता है और ट्रांसमिशन लाइन का जो रिएक्टेंस होता है और जो हमारे वोल्टेजेस होते हैं दोनों, इनके बीच का जो एंगल होता है डेल्टा, जिसको हम लोड एंगल बोलते हैं, उस पर डिपेंड करता है, राइट। सो यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज एट द टू एंड्स, यहाँ पे हम लोग इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं, राइट। The magnitude of the voltages at the two ends, the reactance between the two ends and the sign of the angle between the two voltages, right। so इस पे ये डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर का, इन अ पावर सिस्टम ईच बस आर नोड इज एसोसिएटेड विथ हाउ मेनी क्वांटिटीज। सो इन अ पावर सिस्टम ईच बस आर नोड इज एसोसिएटेड विथ हाउ मेनी क्वांटिटीज़। तो देखिए यहाँ पे पावर सिस्टम में जो हमारे बसेस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। और इसमें हम लोग देखते हैं कि एक स्लैक बस होता है जिसको हम रेफरेंस बस भी बोलते हैं, एक लोड बस होता है और एक जनरेटर बस होता है या फिर जनरेशन बस इसको बोलते हैं हम लोग, राइट, जनरेशन बस। अब यहाँ से देखिए आपको इसको भी याद रखना है किसी भी तरीके से, आप जैसे भी बना लो कि स्लैक बस में जो नॉन क्वांटिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं और अननोन क्वांटिटी क्या होती हैं, ठीक है। तो अगर मुझसे आप पूछोगे तो मैंने कुछ इस तरीके से याद किया था, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लोड बस से स्टार्ट किया। अब लोड बस का मतलब कि यहाँ पे अगर आपका जनरेटिंग स्टेशन है और यहाँ पर आपका लोड है, ठीक है, लोड, तो यहाँ पर हमारा क्या है कि एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों के दोनों आते हैं, जैसा कि मैंने पीछे जिक्र किया था। तो यहाँ पे जो नॉन क्वांटिटी होती है वो हमारा हो जाएगा रियल और रिएक्टिव पावर, ठीक है, एक्टिव और रिएक्टिव पावर। और बचा के हमारे पास सब केवल वोल्टेज और लोड एंगल, यही 4 क्वांटिटीज़ होती हैं। तो वोल्टेज और लोड एंगल अब बच गया हमारा, तो ये हमारे अननोन क्वांटिटीज़ हो जाएंगी। और अब हम देखेंगे स्लैक बस, जिसको हम रेफरेंस बस भी कहते हैं। तो स्लैक बस ठीक इसका अपोजिट होता है, इसमें जो नॉन क्वांटिटीज़ होती हैं वो लोड बस की ठीक अपोजिट होती हैं। यहाँ पे नॉन क्वांटिटीज़ हमारी वोल्टेज और लोड एंगल हो जाएंगे और अननोन जो क्वांटिटी होगी वो हमारी रियल और रिएक्टिव पावर हो जाएंगी। एक तरीके से और मैं याद रखता था कि स्लैक बस मतलब कि यहाँ पे लैग आ रहा है, लैग करके लैग, मैं इसको लैग पढ़ता था कि कुछ एंगल ये लैग कर रहा है, वोल्टेज जैसे होता है ना, कुछ एंगल लैग कर रहा है करंट से। तो लैग करने का मतलब कुछ एंगल का मतलब लोड एंगल, राइट। सो लोड एंगल और वोल्टेज इसमें क्या रहेंगे, हमारी नॉन क्वांटिटीज़ होंगी, बाकी जो बची खुची हमारी रियल और रिएक्टिव पावर अननोन क्वांटिटीज़ होंगी। अब ऐसे ही जनरेशन बस हमारा जो होता है, जनरेटर बस इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हमारा जो बस होता है इसमें हम लोग देखते हैं कि जो जैसे कि जनरेट हो रहा है पावर, तो यहाँ पे हम देखते हैं कितना एक्टिव पावर जनरेट हो रहा है और कितने वोल्टेज पे जनरेट हो रहा है। बस ऐसे ही सिंपली याद करने का एक तरीका, कोई मैं इस पर कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जेईई का एग्जाम है तो याद तो कुछ ना कुछ चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। तो यहाँ पे रियल पावर और जो वोल्टेज है वो नॉन क्वांटिटीज़ हो जाएगा और अननोन क्वांटिटीज़ में जो बचे खुचे रिएक्टिव पावर और लोड एंगल। तो मैंने यहाँ पे जनरेटर बताया कितना पावर जनरेट हो रहा है एक्टिव पावर और कितने वोल्टेज पे, राइट।
तो ये आपका नोन हो गया, और बाकी मैंने आपको लोड बस का बताया और स्लैक बस का। तो टोटल 4 क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर का, फॉर अ लोड बस ऑफ अ पावर सिस्टम द स्पेसिफाइड क्वांटिटीज़ आर। अगेन देखिए जो पिछला क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा, फॉर अ लोड बस ऑफ अ पावर सिस्टम द स्पेसिफाइड क्वांटिटीज़ आर। तो लोड बस के लिए देखिए हमको चाहिए, ठीक है, लोड बस के लिए तो मैंने क्या बताया, जैसे अभी हमने बताया कि अगर जनरेटिंग स्टेशन यहाँ पे अगर लोड है तो यहाँ पे एक्टिव और रिएक्टिव पावर दोनों जाती हैं, इस यहाँ तक पहुँचती हैं, ठीक है, लोड तक हमारे। तो यही हमारा सिंपली क्या है, एक्टिव और रिएक्टिव पावर ही हमारा क्या है, नॉन क्वांटिटीज़ है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा द रियल एंड रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द पावर। सो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, रियल और रिएक्टिव, ठीक है, रियल और रिएक्टिव ये हमारी क्या है, स्पेसिफाइड है, जो कि नोन है। और अननोन हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज और लोड एंगल, राइट, वोल्टेज और लोड एंगल ये हमारा क्या हो जाएगा, अननोन क्वांटिटीज़ हो जाएंगी। ओके, सो बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर का, इफ़ अ सेट ऑफ नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेजेस इज अप्लाइड टू द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ एन अल्टरनेटर। तो क्या होगा अगर हम नेगेटिव सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज अप्लाई कर दें टू द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ एन अल्टरनेटर। तो देखिए पहली बात तो जैसे अगर हम बात करें पॉजिटिव सीक्वेंस की, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव सीक्वेंस की अगर हम बात करें ऑफ अ वोल्टेज, जैसे यहाँ पर अगर क्या है, ये आर वाई बी है, ये आर वाई और ये बी, राइट, मतलब रेड येलो ब्लू, और ये वोल्टेज सीक्वेंस अगर हम देखें कुछ ऐसे, ठीक है, ये हमारा होता है आपका यहाँ पे कुछ ऐसे सीक्वेंस अगर है जो कि अभी क्लॉकवाइज में है। अगर यही चीज़ जब ये क्लॉकवाइज में है तो क्या होगा, जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्टेटर फील्ड होगा, जो स्टेटर फील्ड का होगा, ठीक है, स्टेटर फील्ड का जो रोटेशन होगा वो सेम होगा एज रोटर फील्ड, ठीक है, वो रोटर फील्ड के ही डायरेक्शन में रोटेट करेगा। बट जब यही सीक्वेंस हमारी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, जब यही सीक्वेंस हमारी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, आर बी वाई, तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है वो आर वाई बी ऐसे होना चाहिए था, लेकिन अब ये हमारा क्या हो गया है, आर वाई बी ना होकर के ये आर वाई बी हो गया, ठीक है। तो अब ये देखिए आर वाई बी आप देखोगे तो ये उल्टा हो चुका है अब, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से जो अब हमारा स्टेटर फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट हो जाएगा टू द रोटर फील्ड। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्टेटर फील्ड होता है वो यहाँ पे सेम एज द रोटर फील्ड नहीं बल्कि अपोजिट टू दैट ऑफ द रोटर होता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्टेटर फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑफ द रोटर, जब हमारा नेगेटिव सीक्वेंस हो जाता है। तो ओके, सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारा 48 नंबर का, यहाँ पर है, इन ऑर्डर टू डिज़ाइन 5 बिट कंपेरेटर हाउ मेनी आउटपुट इज़ आर नीडेड। तो कितने आउटपुट यहाँ पे नीडेड होते हैं। देखिए ये अगेन जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसमें हमसे एक पूछा गया इन ऑर्डर टू डिज़ाइन 5 बिट कंपेरेटर। वैसे ये जो कंपेरेटर होते हैं क्या होते हैं, सिंपली अगर हम बात करें कि अगर हम कोई दो, जैसे कि हम डिजिटल या फिर बाइनरी नंबर ले लेते हैं, ठीक है, डिजिटल या फिर बाइनरी नंबर, तो यहाँ पे n बिट कंपेरेटर लगाते हैं, n बिट कंपेरेटर, और वो क्या करते हैं कि यहाँ पर कंपेयर करते हैं कि जैसे a हमारा क्या बड़ा है b से, या फिर a हमारा छोटा है b से, या फिर a हमारा इक्वल है b के, तो कंपेयर करते हैं, राइट। तो अब इसी को कंपेयर करने के लिए यहाँ पूछ रहा है कि इन ऑर्डर टू डिजाइन 5 बिट कंपेरेटर हाउ मेनी आउटपुट्स आर नीडेड। तो आउटपुट लाइन्स जो हमें रिक्वायरमेंट होती है, सिंपली अगर हम बात करें यहाँ पर कि क्या नीडेड होता है, तो n फॉर n इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर k बिट कंपेरेटर के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि k आउटपुट लाइन्स रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है, k आउटपुट लाइन्स जो होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। ये बस मैं आपको रिवीजन पर्पस से बता रहा हूँ, अगर आप भूल गए होगे तो, ठीक है। सिंपल सा फार्मूला इसमें होता है कि k आउटपुट लाइन्स रिक्वायर्ड होती हैं, और यहाँ पर अब दे दिया है जो n है हमारा n बिट कंपेरेटर के लिए, तो 5 है, 5 बिट कंपेरेटर के लिए 2 टू द पावर k, और यहाँ पे ये होता है आपका ग्रेटर, ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि n लेस देन आर इक्वल्स टू 2 टू द पावर k, तो यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल्स टू 2 टू द पावर k। तो 2 टू द पावर k पे यदि हम लोग यहाँ पे k की वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 5 से क्या होगा, हमारा छोटा होगा, ठीक है, और यहीं पे हमको ये क्या चाहिए, ये बड़ा चाहिए, ठीक है। तो बड़ा कब होगा, जब ये 2 टू द पावर 3 होगा, तो 8 हो जाएगा, और 8 जो हमारा 5 से देखिए बड़ा है, राइट। अभी क्या होगा, ये 5 बड़ा हो जाएगा अगर आप 2 रखोगे k के पावर में, ठीक है, k की जगह पे 2 रखोगे तो 5 बड़ा हो जाएगा, इस वजह से हमको 3 रखना होगा। तो इसका मतलब k की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, k की वैल्यू 3 आ रही है, और k आउटपुट लाइन्स हमको रिक्वायर्ड होंगी, इसका मतलब कि 3 आउटपुट लाइन्स हमको यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है, 5 बिट कंपेरेटर में। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर का, इफ़ द प्रेजेंट स्टेट इज़ 0 एंड द नेक्स्ट स्टेट इज़ 1 देन। तो ये हमारा अगेन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रेजेंट स्टेट अगर 0 है और नेक्स्ट स्टेट अगर 1 है तो बताइए क्या होगा। और ऑब्वियसली जो आंसर हमारा है जे और के में है, इसका मतलब जे के फ्लिप फ्लॉप से ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए जो जे के फ्लिप फ्लॉप होता है, अगर उसके हम ट्रुथ टेबल की बात करें यहाँ पर,
तो यहाँ पर आप ट्रुथ टेबल देख सकते हो, जैसे व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो देन द नेक्स्ट स्टेट आउटपुट विल बी द प्रेजेंट स्टेट आउटपुट। मीन्स यहाँ पर अगर बोथ इनपुट 0 और 0 मतलब J और K 0 0 हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेट होता है Qn+1 वो प्रेजेंट स्टेट के ही बराबर होता है। और अगर हमारा J 0 है K 1 है तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेट होता है वो 0 होता है। और अगर J 1 है K 0 है तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेट होता है वो 1 होता है। जबकि अगर दोनों इनपुट हमारे हाई हैं तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेट होता है वो सिंपली प्रेजेंट स्टेट का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, राइट। तो ये तो इसका ट्रुथ टेबल है। अब यहाँ पे अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखें जेके फ्लिप फ्लॉप का, तो यहाँ पे इसका प्रेजेंट स्टेट है, यहाँ पर इसका नेक्स्ट स्टेट है, राइट। और यहाँ पर इसका एक्साइटेशन टेबल है जेके फ्लिप फ्लॉप का। तो यहाँ से हम लोग सिंपली देख सकते हैं कि जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हमारा यहाँ पे पूछा गया है कि प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट अगर 1 है तो बताइए J और K दोनों क्या होंगे। तो अब अभी इसके पूरे डीप में नहीं जा रहे हैं, बस सिंपली आपको इस टेबल की हेल्प से बस मैं बता दे रहा हूँ। बाकी जब आप इसको एक बार पढ़ोगे तब थोड़ा और बारीकी से समझ पाओगे। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट स्टेट हो गया और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट। जब प्रेजेंट स्टेट हमारा 0 है तो नेक्स्ट स्टेट हमारा और नेक्स्ट स्टेट हमारा 1 है, तो जो J है वो हमारा 1 होगा और K हमारा क्या होगा, डोंट केयर होगा, राइट। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, J की वैल्यू 1 और K की वैल्यू मतलब K क्या हो जाएगा हमारा, डोंट केयर हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें मैं आऊँगा, ठीक है, लेकिन पहले अभी हम और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का, डी मॉर्गन्स थ्योरम स्टेट्स दैट। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम काफ़ी ईजी है, मतलब सिंपली A + B अगर है और अगर आप डी मॉर्गन्स थ्योरम देखना चाहते हो तो अगर आप इसका बार करते हो मतलब कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो ये सिंपली क्या हो जाता है, डॉट हो जाता है, मतलब एंड हो जाता है और ये हर एक के ऊपर अलग अलग से बार आ जाता है। वहीं पे अगर ये पहले से एंड हमारा है उसके ऊपर अगर बार लग जाता है तो ये हमारे अलग अलग हो जाते हैं और A B और इस पर भी बार हो जाता है, राइट। और ठीक है, तो ये हमारा हो गया डी मॉर्गन्स थ्योरम। और जो हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ A + B इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ A एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। तो A + B का जो कॉम्प्लीमेंट है देखिए मल्टीप्लिकेशन हो गया कॉम्प्लीमेंट A और कॉम्प्लीमेंट B का, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा डी रेटिंग फैक्टर। सो डी रेटिंग फैक्टर क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमारा एक्चुअली अगर हम डी रेटिंग फैक्टर की बात करें तो ये सिंपली हमारा होता है अमाउंट ऑफ पावर डिसिपेशन, ठीक है, अमाउंट ऑफ पावर डिसिपेशन, अमाउंट ऑफ पावर डिसिपेशन रेटिंग, ठीक है, पावर डिसिपेशन रेटिंग डेल्टा P, अमाउंट ऑफ पावर डिसिपेशन रेटिंग डेल्टा P ऑफ अ ट्रांजिस्टर फॉल्स व्हेन टेम्परेचर मीन्स अगर हम बात करें डेल्टा T व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन इंक्रीजेज। अगर हम जंक्शन के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो कितना पावर डिसिपेशन रेटिंग जो हमारा है वो फॉल्स हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी रेटिंग फैक्टर, मतलब पर डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम बात करें तो कितना पावर डिसिपेशन रेटिंग हमारा फॉल्स हो रहा है। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है डेल्टा P बाई डेल्टा T ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर का, रिवर्स बायस्ड PN जंक्शन हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो ये सिंपली जो रेजिस्टेंस होता है हमारा फॉरवर्ड बायस में आपको पता है कि काफ़ी लो होता है, लेकिन जब रिवर्स बायस में हो जाता है तो काफ़ी हाई हो जाता है हमारा PN जंक्शन डायोड का जो रेजिस्टेंस है रिवर्स बायस में वो लगभग 10⁶ हो जाता है, 6 ओम, राइट। सो ये हमारा चला जाएगा मेगा ओम्स में। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन इज़। तो कंडक्टिविटी हमसे पूछा गया है प्योर सिलिकॉन का। तो यहाँ पर जो कंडक्टिविटी होता है वो सिंपली होता है हमारा इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इनटू E मीन्स यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और μE + μH। यहाँ पर μE हमारा क्या है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोबिलिटी ऑफ होल्स। सो यहाँ पे देखिए मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मैंने आपको दिखा रखा है। ये मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिसको μE और μN दोनों बोलते हैं। तो ये जर्मेनियम के लिए 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड होता है और सिलिकॉन के लिए 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड होता है, जो कि हमसे पूछा गया है। और अगर हम बात करें मोबिलिटी ऑफ होल्स की तो ये 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड जर्मेनियम के लिए होता है और सिलिकॉन के लिए 500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड्स होता है। तो ये हमसे पूछा गया सिलिकॉन के लिए। तो यहाँ पर जो μE + μH हो जाएगा वो हम देख सकते हैं कि 1300 एंड 500 दैट इज़ 1800 हो जाएगा, राइट है 1800। और जो हमारा यहाँ पे फार्मूला था Ni मीन्स इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, तो Ni जो हमारा होता है यहाँ पे Ni इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन वो होता है 1.5 × 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, राइट, पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो अगर हम फार्मूले में इसको रख दें सिग्मा = Ni E ब्रैकेट में μH + μE, तो यहाँ पे E जो होता है वो हमारा क्या होता है, E = 1.6 × 10⁻19, राइट। तो यहाँ पे अगर आप इसको इस फार्मूले में रख देते हो तो सिंपली 1.5 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर क्यूब इंटू 1.6 × 10⁻19
और ब्रैकेट में 1800, राइट है, 1300 500। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये सिंपली आ जाएगा 4.32 के करीब आ रहा था, ठीक है, 4.32 इंटू 10⁻⁻6 आ रहा था। अब यहाँ पे आंसर जो है -4 में दिया गया है, बट आई डोंट नो वाई, बट इस हिसाब से अगर देखें तो यहीं क्लोज हमको दिख रहा है। सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए, बट मैंने कैलकुलेट किया तो शायद -6 आ रहा था। आप एक बार कैलकुलेट करके इसको देख लेना, राइट। तो ठीक है, अब यहीं तक करते हैं, इसके आगे फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक जो भी आपको डाउट हो तो उसको एक बार ज़रूर आप कमेंट